तो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है संपूर्ण एक वर्ष के करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो का ये अद्यतन अंक। काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपकी परीक्षा होती है तो मैं आप सभी के साथ उपस्थित हो जाता हूं करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो के साथ। और निश्चित तौर पे आप सभी को रिवीजन करने का सबसे शानदार माध्यम करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो ही है और आप लंबे समय से इस अंक से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। तो अभी जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं आपके आईएएस, स्टेट, पीसीएस के साथ साथ जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए आप मास्टर वीडियो की श्रृंखला पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल पे आपके जितने भी प्रश्न हैं, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे पीछे जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा, इसी से ही आएगा। आपको आने वाले 2 घंटे मुझे इत्मीनान से देने हैं। आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे बोर्ड में आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की एक मैगजीन है। मैंने इस तरीके से इसको बनाया है कि लगभग 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स इसमें है। और आपको पता है पिछले 7 वर्षों से मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज देता ही आ रहा हूँ। 7 वर्ष से लगातार करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो और करंट अफेयर्स की जीएस की सीरीज है ना, ये आप लोगों को मिल रही है। जीएस में भी आपको लगभग सारे सब्जेक्ट पे मैंने काम कर दिया है। जो सब्जेक्ट अभी आपके बचे हुए हैं उनसे जुड़े हुए भी मास्टर वीडियो आपको जल्द मिल जाएंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स के आज के अंक को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपका 25 सितंबर 2023 तक अद्यतन है। कब तक अद्यतन है? 25 सितंबर 2023 तक अद्यतन है। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो हैं वो आपके जो है हमारे आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। वहां पर सारे जितने भी अंक हैं सारे वहां पर अपडेटेड है, वहां पर सारे अद्यतन है। तो एक बार आप सभी से आग्रह है कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाला मास्टर वीडियो तो आपको देखना ही है। इससे पहले के करंट अफेयर्स के कम से कम 2 मास्टर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिनिमम 2 और देख लेंगे तो इससे क्या होगा, पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। लेटेस्ट मतलब मैंने जो वीडियो लगा, जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले सबसे लेटेस्ट लगा होगा, फिर उसके बाद इस क्रम पे लगा रखे हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। आज़ाद आईएएस एकेडमी की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो वहां पर आपको मास्टर वीडियो के सारे वीडियो मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज। अभी पिछला वीडियो जस्ट ही 1-2 महीने पहले आया था। तो अब आप सभी को मैं करंट अफेयर्स में यहाँ पे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ और आप लोग इत्मीनान से ध्यान से 2 घंटे मुझे दीजिएगा। देखिएगा जो चीज़ आपको पढ़ने में सालों लग जाते हैं वो यहाँ पर 2 घंटे में आप रिवीजन कर पाएंगे। परीक्षा के पहले हमें ऐसा ही तो जिस्ट चाहिए होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो सारे घटनाक्रम जो है लिखे हैं जो इससे पहले के मास्टर वीडियो में नहीं था। ध्यान रखिएगा, जो चीजें पहले के मास्टर वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूं वो घटनाक्रम मैंने यहां पर नहीं रखा है। इसीलिए कह रहा हूं कि इससे पहले के मास्टर वीडियो जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहले एक बार देख लेते हैं। इस बोर्ड में देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के बहुत लोगों के कमेंट यही आते हैं कि सर कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। कुछ दिखेगा ही नहीं। कारण यही है क्योंकि ये जो आपका पूरा का पूरा बोर्ड है ये पूरी एक मैगजीन है और मास्टर वीडियो इसी फॉर्मेट पे मैं आपको बनाता हूं, ठीक है। और एक चीज और आपको बता देता हूं, सेशन शुरू करने से पहले यदि आप लोग करंट अफेयर्स से पूरी तरीके से निजात पाना चाहते हैं, ये तो आपका एक रिवीजन का वीडियो है, मास्टर वीडियो, जिसमें आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, चीजें समझ में आ जाए। करंट अफेयर्स यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ एक मैं लाइव सेशन लेकर के चल रहा हूं और ये लाइव सेशन सुबह 5:30 बजे चलता है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर मैं आपकी करंट अफेयर्स करवा रहा हूं। आप में से हजारों की संख्या में बच्चे वहां से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जुड़िए। आप सभी का स्वागत रहेगा उस कार्यक्रम पे। और ये आपका हमारा जो एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, वहीं पर ये 5:30 बजे मॉर्निंग में क्लास होती है। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक करंट अफेयर्स के पढ़ाता हूं और ये मतलब पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स कवर कराता हूं। तो आप लोग एक अपनी आदत बना सकते हैं सुबह जल्दी उठने की और मेरे साथ क्लास करने की, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की आपकी दुविधा 100% समाप्त हो जाएगी। अभी ये वाला वीडियो का रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद कल से ही अपनी आदत विकसित कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे है ना, 5 दिन आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। सैटरडे संडे आप लोग स्वयं सेल्फ रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक दूसरी जानकारी थी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में कई सारे घटनाक्रम मैंने लिए हैं, जैसे लाइक अभी आपको पता होगा कि
यूनेस्को की 45वीं बैठक चल रही थी रियाद में, है ना। तो वहां पर जो है हमारे 2 स्मारक समूह हैं जो कि सांस्कृतिक स्मारक समूह हैं। एक तो शांति निकेतन को और दूसरा होयसल मंदिर को, इनको जो है दर्जा दिया गया है आपका विश्व विरासत श्रेणी में। तो ये टॉपिक पूरा मैंने कवर किया इसमें। फिर इसके बाद रिसेंट अभी जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की आई हैं वो लगभग यहाँ पे कवर है। इसके बाद दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई चीजें हैं। भारत अभी G20 शिखर सम्मेलन हमारे देश में हुआ है। इसके बाद जो है आपको पता है प्रधानमंत्री जी की कई सारी यात्राएं हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे कवर की है। इसके बाद आर्थिक परिदृश्य में जो इंपॉर्टेंट, देखो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने इससे पहले वाले मास्टर वीडियो में कवर कर रखा है। तो एक बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए वहां पर आप डिटेल से इससे पहले वाले मास्टर वीडियो देख लीजिएगा। सारा कुछ प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा मास्टर वीडियो की। और 2 वीडियो और इससे पहले वाले वो देख कर जाइएगा, ठीक है। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद आर्थिक परिदृश्य आपका, इस पे मैंने काफी सारे टॉपिक हैं, सूचकांक काफी सारे लिए हैं, कई सारी रिपोर्ट ली हैं, जो आपकी रिपोर्ट आती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, वो मैंने आपकी कवर कराई है। इसके बाद आपका जो है पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, तो पर्यावरण के टॉपिक यहाँ पे लिए हैं। और इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे चंद्रयान 3 अभी आपका गया था, लूना 25 को लेकर के आदित्य L1 मिशन हो गया। इसके अलावा इसरो के जितने भी महत्वपूर्ण मिशन इस बीच में हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं, इसरो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी मिशन है आपके, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका मिसलिनियस जो करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर मैंने कवर कराया है, ठीक है। तो ये पूरा क्रम रहेगा। बस 2 घंटे पूरे ध्यान के साथ आप मुझे सुनिए, है ना, और 1 से 2 बार इस वीडियो को रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि आपका डेटा क्लियर रहे। देखो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, आने वाले 2 घंटे तक आपको मेरा टीचिंग स्किल होगा कि मैं आपको पूरा क्रमबद्धता और एक लयबद्धता के साथ विषय वस्तु को इमेजिन कराऊंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, मुझे सुनना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आज शुरू करते हैं G20 से, ठीक है। ये भारत में अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ और आपको पता है कि भारत में पहली बार हुआ और ये आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है। 18वां अंक था इसका G20 का। इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था, अगला आपका ब्राजील में होगा, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई सारी बैठकें चल रही थी, हर एक मंत्रालय के साथ और हर एक डिपार्टमेंट के साथ, कई सारे NGO के साथ G20 की कई सारी बैठकें हुई हैं अलग अलग जगहों पे, कुछ बनारस में हुई, कुछ आगरा में हुई, कुछ दक्षिण भारत में हुई। तो लगातार कई सारी बैठकें हुई हैं, वो G20 शिखर सम्मेलन से पहले होती हैं। तो आप सभी ये तो जानते हैं G20 एक इकोनॉमिक ग्रुप है। अब ये G21 बन गया है, मतलब G20 नहीं है, अब ये G21 हो गया है, G21 बन चुका है। ये कैसे हुआ है मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं वो सारी कवर कर दूंगा। तो नई दिल्ली को ये 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ। कब से हुआ? 9 से 10 सितंबर को 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विषय इसमें वसुधैव कुटुंबकम था, है ना। जैसे कि जो हमारी विदेश नीति है वो भी पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलती है और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है G20 शिखर सम्मेलन को भी आप दे सकते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम इसका विषय था। G20 देशों के द्वारा जो है नई दिल्ली में कई सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया। जब ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ भारत में, जैसे रूस यूक्रेन तनाव चल रहा है उसको लेकर के डिस्कशन हुआ, सतत विकास को लेकर के चर्चा हुई, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। एक आपका गठबंधन बना है वैश्विक जैव गठबंधन, वो जैव ईंधन गठबंधन, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, उसको हम अलग से देखेंगे। तो एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत भी हुई है। ऐसे करके कई सारे वैश्विक मुद्दों पर पहल की गई है और अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया। तो ये G21 हो गया। अब जो ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन अगले साल है वो G21 होगा, G20 नहीं होगा, G21 होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात, इस मंच में जो है पहली बात क्या क्या हुआ है, रूस यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई है, सतत विकास पे चर्चा हुई है, खाद्य सुरक्षा पे चर्चा हुई है, ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को शुरू करने को लेकर के चर्चा हुई है और इसके बाद जो है अफ्रीकी संघ को जो है इससे जोड़ा गया है, अफ्रीकी संघ को स्वीकृति, G21 बन गया ये। इस मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो है अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दी गई है। देखिए अफ्रीका में जितनी भी कंट्री हैं, बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि अभी
विकासशील भी नहीं है, वो अभी अपने प्रारंभिक चरण पे हैं। और ऐसे देशों को, मतलब अफ्रीकी संघ में सारे कंट्री हैं, लगभग लगभग अफ्रीका के जितने 55 देश हैं वो सारे के सारे अफ्रीकी संघ का हिस्सा हैं। जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन को हमने एक हिस्सा बना रखा है G20 का, वैसे ही अफ्रीकी संघ को बना करके पूरे अफ्रीका को प्रतिनिधित्व यहाँ पे प्रदान करने का प्रयास किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है। तो सबसे पहली बात क्या है, अफ्रीकी संघ को इससे जोड़ लिया गया है, ठीक है। और G20 जो है आपका, यहाँ पर देखिए इस पे जो है कई सारे मुद्दों पर जो आपका अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, इसको सदस्यता देने से एक तो वैश्विक बाजार, वित्त और निवेश को नई दिशा का अवसर प्रदान करेगा। वैसे भी G20 पूरे विश्व की काफी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, काफी बड़ी अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अफ्रीकी संघ के आ जाने से इसका आकार बढ़ जाएगा और एक नया मार्केट, आप समझ सकते हैं कि अभी अफ्रीका से बड़ा मार्केट कुछ भी नहीं, तो अफ्रीकी संघ से जुड़ने के कारण से वहां पर जो है एक नई संभावनाएं भी जुड़ जाएंगी और वहां पे भी विकास कार्य को गति दे पाएंगे। तो वित्त और निवेश को नई दिशा मिलेगी, ठीक है। और G20 के भीतर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने की अहम भूमिका, एक इनिशिएटिव भारत के द्वारा शुरू किया गया था ग्लोबल साउथ का, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में। ग्लोबल साउथ का जो इस बार आपका जो इनिशिएटिव, ये पहल भारत सरकार के द्वारा की गई थी, इस पे आएंगे। तो ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट का प्रतिनिधित्व करने में जो है अहम भूमिका भी अदा करेगी, ठीक है। तो एक तो आपका अफ्रीकी संघ को जोड़ लिया गया, दूसरा एक गठबंधन बनाया गया, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ठीक है। इथेनॉल उत्पादन और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आने वाले समय पे आपको पता है कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे सभी लोग मूव करेंगे, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सभी लोग मूव करेंगे। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ये भारत के नेतृत्व में एक पहल है, ठीक है। इसको भारत के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देना और इसके लिए जितनी सरकारें हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना, ठीक है। और इस पहल का लक्ष्य है जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना तथा रोजगार सृजन करना, आर्थिक विकास में योगदान देना। भारत में कई सारी योजनाएं भी जैव ईंधन को लेकर के चल रही हैं, जैसे कि एक चल रही है पीएम जीवा योजना, पीएम जीवन योजना एक चल रही है। तो अब इसको भी रफ्तार मिलेगी, चूंकि जैव ईंधन को लेकर के गठबंधन जो बना है, तो अल्टीमेट गोल यही है कि जैव ईंधन के उत्पादन में वृद्धि की जाए। तो चूंकि ये जो अभी इसमें मैं बताऊंगा, टोटल 9 आरंभिक देश हैं जैव ईंधन गठबंधन पे। 9 देश कौन कौन से, एक बार ध्यान से समझिए। एक तो भारत है हमारा, दूसरा अमेरिका है, तीसरा ब्राजील है। भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना भी है इसमें, दक्षिणी अमेरिका से 2 हैं आपके, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। तो भारत है, यूएसए है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, बांग्लादेश भी है, ठीक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, हमने जो है बांग्लादेश को भी जोड़ा है। इटली है, मॉरिशस है, दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ा गया इसमें, ठीक है। इटली है, मॉरिशस है, दक्षिण अफ्रीका है और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। तो इन देशों को इसके साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बायो जो आपका एक तरीके से बायोफ्यूल है, उसको लेकर के जो है अलायंस क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इसमें टोटल 9 आरंभिक देश हैं। आने वाले समय पे देशों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप इसको लेकर के, मतलब इसको लेकर के भी डिस्कस किया गया है। तो भारत में अभी जैव ईंधन को लेकर के काफी सारे, वैश्विक जैव ईंधन को लेकर काफी सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे पीएम जीएम मैंने बताया, स्टैट योजना चल रही है, गोबर धन योजना चल रही है ना। गोबर धन मतलब गोबर गैस वगैरह, उससे भी बायोगैस और बायो ईंधन बनाया जा सके। तो ऐसे करके जैव ईंधन कार्यक्रमों को गति देने में भी मदद मिलेगी इस पूरे अलायंस से, ठीक है। तो ग्लोबल बायो अलायंस के जो सदस्य देश हैं, जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं, जितने भी ये 9 देश मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे जैव ईंधन का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। और देखिए, यदि देखें एथेनॉल के उत्पादन की बात करें तो एथेनॉल के उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पे है, 52% यूएसए के द्वारा एथेनॉल उत्पादन किया जाता है। फिर ब्राजील है आपका, ठीक है। और भारत में जो है 3% के साथ लगभग, मतलब भारत में अभी जैव ईंधन बहुत ज्यादा नहीं, हमारे पास टोटल उत्पादन क्षमता केवल 3% ही है। लेकिन ये पूरे ग्रुप को मिला दे 9 देशों को, जिसमें यूएसए सबसे ज्यादा, यूएसए के पास 52% जैव ईंधन का उत्पादन करता है एथेनॉल का। एथेनॉल कितना है, 52%, ठीक है। अभी एथेनॉल आधारित आप देख रहे हैं काफी सारी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, कई सारी यहाँ तक कि गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं एथेनॉल को लेकर के। तो ये आपका जो है बायोफ्यूल को लेकर के भारत भी आने वाले समय पे बेहतर करेगा। टोटल 85% जो है यहाँ पर जैव ईंधन का उत्पादन होता है और इन्हीं देशों में लगभग 81% की खपत भी हो जाती है, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखना है।
एक आपका और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया G20 में, एक गलियारा डेवलप किया गया। आपको पता है कि चीन जो है वो भी G20 का सदस्य देश जरूर है, लेकिन चीन के द्वारा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो आपका है ना, चाइना जो है पूरे विश्व में जो सिल्क रोड डेवलप कर रहा है, उसी के काउंटर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। एक जो है G7 शिखर सम्मेलन हुआ था इससे पहले, G7 शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था 2021 में, उस सम्मेलन में कहा गया था कि हमें एक वैश्विक अवसंरचना बनानी है, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का प्रयास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है। तो वैश्विक अवसंरचना बनानी है, उसके लिए हमें निवेश करना है और सबको एक साथ आकर के जुड़ना होगा इसके लिए। तो G20 में उसका जो है एक तरीके से कह सकते हैं क्रियान्वयन किया गया है। फिर से ध्यान रखिएगा, जून 2021 में जब G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें एक जो है दस्तावेज था जिसका नाम था वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी। ये एक आपका जो है व्यापक पहल की बात की गई थी, जिसका क्रियान्वयन हमें G20 में इस बार देखने को मिला भारत की अध्यक्षता में। तो ऐसे में जो है आप देखिए कि इसमें जो है आप पाएंगे कि भारत सरकार के द्वारा और जितने भी G20 के सदस्य देश हैं, ये पूरे सब यूरोप तक एक दूसरे को जोड़ रहे हैं कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि भारत से शुरू होगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। और इसकी स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनकी सरकारों के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, G20 शिखर सम्मेलन जो इस बार हुआ है, तो इसमें एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है, जो कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के तौर पे है। इसकी स्थापना में भारत है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, यूरोपीय यूनियन है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इन सरकारों के द्वारा क्या किया गया है, आपका एक समझौता ज्ञापन, एक MOU साइन किया गया है आपस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि G7 में ये बात हुई थी पहले। G7 डेवलप्ड इकोनॉमी की जो है अर्थव्यवस्थाएं, वो सारी G20 में भी सम्मिलित हैं। तो उसी में बात हुई थी कि हम जो है वैश्विक जो है अवसंरचना निर्माण में काम करेंगे, ठीक है। तो वैश्विक अवसंरचना निर्माण के लिए ही जो है आपका ये पूरा का पूरा कार्य किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है। और इसके माध्यम से क्या कार्य किया जाएगा, सार्वजनिक और निजी निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, ठीक है, वित्त पोषण किया जाएगा उसको लेकर के। और इससे भारत जो है जुड़ जाएगा मध्य पूर्व से और यूरोप से, ठीक है, दो सभी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बेसिक आधारभूत ढांचे को डेवलप करने वाली आपकी योजना के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें रेलवे के माध्यम से भी, समुद्र मार्गों के माध्यम से भी, परिवहन गलियारे, तीनों चीजें होंगे, सड़क परिवहन, जल परिवहन और रेलवे परिवहन, इन तीनों के माध्यम से इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी में जब ये G20 भारत में हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता है कि G20 देशों ने वर्ष 2023 तक जो है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना, मतलब 2030 तक हमें क्या करना है, आने वाले 2030 तक हमें क्या करना है, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको जो है वर्तमान से 3 गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है। अल्टीमेट सबका एक उद्देश्य है कि आने वाले समय पे कार्बन इमिशंस को कम किया जाए, है ना। देखिए भारत में ये जब आपका आयोजन हुआ, उस समय प्रगति मैदान पे, दिल्ली के प्रगति मैदान पे इसको आयोजित किया गया था। और वहाँ पर भारत मंडपम करके एक बहुत बड़ा जो है ऑडिटोरियम, और जहाँ पे ये सारी की सारी एग्जीबिशन सेंटर टावर के तौर पर इसको डेवलप किया गया है। तो नई दिल्ली प्रगति मैदान पे इसको बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखिएगा। और इसी दौरान जितने भी G20 के नेता थे, महात्मा गांधी की जो राजघाट पे जो है उनकी समाधि है, वहाँ पर सभी के सभी लीडर्स पहुँचते हैं। और इसके अलावा हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। तो कई सारे कार्यक्रमों से जुड़ा रहा यहाँ पर मुख्य आपके ये हैं जो जानना चाहिए आपको। पहली बात, इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, और इसको लेकर के कि इसका लोगो क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर हमने खूब डिस्कशन कर रखा है। इससे पहले के जब आप वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाला मास्टर वीडियो, तो उसमें G20 को लेकर के और जितनी जानकारी होगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने डिटेल में सब कुछ आपको बता रखा है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। तो ये आपका G20 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में कर्नाटक के, मतलब अभी सऊदी अरब के रियाद में जो यूनेस्को है उसकी बैठक चल रही थी, ठीक है।
तो उसकी बैठक में देखिए काफी पहले जो है कई सारे जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं उनको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए अप्लाई किया जाता है पहले ही काफी समय से। तो अभी 45वीं बैठक में हमारे जो विश्व विरासत स्थल है इनकी सूची हो चुकी है 42 टोटल। 2 नए विश्व विरासत स्थलों को जोड़ा गया है, एक तो शांति निकेतन को जोड़ा गया है और शांति निकेतन के साथ साथ दूसरा जो आपको जोड़ा गया है वो आपका होयसल के मंदिर समूह को जोड़ा गया है, बेसर कला शैली से जुड़े हुए हैं। तो उसी से जुड़ी हुई जानकारी है। कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इससे मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो ध्यान रखना है। तो सऊदी अरब के रियाद में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर समिति की 45वें सत्र की जो है बैठक चल रही थी, उसमें इनको शामिल करने का जो है वो किया गया। होयसल के पवित्र समूह में 3 मंदिरों को जोड़ा गया है, ठीक है। 3 मंदिर समूह कौन से? पहला तो वेल्यूर में चन्ना केशव मंदिर है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, वेल्यूर में एक चन्ना केशव मंदिर है, इसको जोड़ा गया है। दूसरा आपका हेलेविड में होयसलेश्वर मंदिर है, ठीक है, ये भगवान शिव का मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है आपका, तो काफी महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है ये। हेलेविड में आपका होयसलेश्वर मंदिर है, ठीक है। और इसके बाद मैसूर जिले में सोमनाथपुर में केशव मंदिर है, ठीक है, मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर है। तो होयसल मंदिर के शासकों के द्वारा 11वीं सदी से 14वीं सदी तक दक्षिण भारत में कुल हिस्सों पर शासन किया गया और उनकी राजधानी आपकी हेलेविड थी, जिसको हम द्वार समुद्र कहते हैं। इन्हीं के द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसी समय पे इन मंदिरों को निर्माण करवाया गया था। और ये दोनों ये जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे 3 मंदिर मैंने आपको बताए जिनको शामिल किया गया है। पहला वेल्यूर का चन्ना केशव मंदिर, दूसरा हेलेविड का होयसलेश्वर मंदिर और तीसरा आपका मैसूर जिले में सोमनाथपुर मंदिर, ठीक है, सोमनाथपुर में केशव मंदिर है। इन तीनों मंदिरों को जोड़ा गया और तीनों मंदिर आपके नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से बने हुए हैं, इसीलिए इनको बेसर कला शैली कहते हैं। इसमें नागर के भी तत्व हैं और द्रविड़ के भी तत्व हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं आपका, इनमें बड़े बड़े स्तंभ हैं, तारे की आकृति से बने हुए मंदिर हैं और दूसरा जो है बहुत ज्यादा इसमें कलात्मकता है, सृजनात्मकता है और इन मंदिरों में जो है एक तरीके से नक्काशी उच्च स्तरीय की गई है, मंडप है, यहाँ पर सारे जो है बेसर कला शैली के गुण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो है होयसल के जो ये मंदिर समूह था 15 अप्रैल 2014 में इनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। अब फाइनली 2023 में इनको शामिल कर लिया गया, ठीक है। और बेसर कला शैली से बनाया गया है, वास्तुशिल्प के चमत्कार हैं और होयसल राजवंश की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को ये बताते हैं कि किस स्तर की रही होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की नागर परंपराओं के कल्याणी के चालुक्यों द्वारा समर्पित कर्नाटक द्रविड़ शैलियों के विशिष्ट मिश्रण के लिए ये जानी जाती है बेसर कला शैली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यूनेस्को की ये 45वीं बैठक में होयसलेश्वर मंदिर था। नेक्स्ट आगे चलते हैं शांति निकेतन। देखो अगला है आपका शांति निकेतन। शांति निकेतन आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी बन चुका है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पे जो कुलपति होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आज भी गुरुकुल पद्धति पर यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आप सभी जानते हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिला था। कैसे इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फिर देश के आगे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन हुआ, इन सब में इनकी एक महती भूमिका थी देश की आज़ादी में। इनके पिता भी देवेंद्रनाथ टैगोर भी भारत के सामाजिक राजनीतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो है 45वीं बैठक में ही शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर जो है पहले ब्रह्म वर्चस्व के नाम से यहाँ पे विश्वविद्यालय था जो आश्रम खोला गया था। बाद में यही आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण किया। 1951 में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे है और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया इसको। वर्तमान में इस आधार पे टोटल 42 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं, ठीक है। संख्या कितनी हो गई? 42। 42वां आपका कौन सा है? जो कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन, ठीक है। अब देखो इसमें भी मतलब जैसे टोटल 42 है, 42 पे 34 आपके सांस्कृतिक हैं, ठीक है, जैसे कि जो कला साहित्य और इन सब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से, स्थापत्य से, विरासत से, ऐतिहासिक, इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद 7 आपके प्राकृतिक भी हैं। 34 आपके सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है।
मिश्रित में काजीरंगा आपका आता है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में, तीनों में से हमारे जुड़े हुए हैं। इससे पहले देखो 40वां आपका बना था धौलावीरा, हड़प्पा का धौलावीरा को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और 39वां बना था काकतीय रुद्रेश्वर का रामप्पा मंदिर। ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर आपका ये बना था। ठीक है, रामप्पा इसके वास्तुकार थे, उन्हीं के नाम पे ये रामप्पा मंदिर बोला जाता है। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर आपका बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विश्व धरोहर संख्या के मामले में यदि भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत का 6वां स्थान है, मतलब टोटल नंबर्स के हिसाब से। नंबर 1 पे आपका इटली है, इटली में टोटल हमारे तो 42 हैं, इटली के पास 58 है आपके टोटल। ठीक है, फिर इस चीन के पास 56 है, जर्मनी के पास 51 है, फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर भारत का नंबर आता है। फ्रांस और स्पेन के दोनों के 49 हैं, भारत में अभी टोटल जो है 42 ही हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भारत दर्शन के कई सारे एपिसोड में कई सारे जो है आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मैंने कवर किया, जैसे खजुराहो मंदिर समूह मैंने किया है, मैंने आपका जो है बोध गया किया है जो है, तो कई सारी साइट मैंने कवर की है भारत दर्शन के अंतर्गत, जरूर आप एक बार उनको देखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके, इनसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। एक तो G20 हो गया, दूसरा आपका यूनेस्को हो गया। अभी हाल ही में एक योजना चालू की गई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त का जो 77वां स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त, उसमें एक भाषण में जो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने अपना भाषण दिया, उसमें इसकी बात उन्होंने की थी। इसके बाद अगले ही दिन 16 अगस्त को प्रधानमंत्री जी मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, कैबिनेट समिति होती है, उसके द्वारा क्या किया गया, इस योजना को मंजूरी दे दी गई। योजना का उद्देश्य क्या है, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल व परिवार आधारित पेशे को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य क्या है, जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट काम करते हैं, औजारों से काम करते हैं, उन कारीगरों को, शिल्पकारों को पारंपरिक कौशल व परिवार आधारित पेशे को बढ़ावा देना। योजना की अवधि कितनी है, 5 वर्ष की है, और टोटल जो है इसमें 13,000 करोड़ रुपया। देखो ये वर्ग हमेशा से सामाजिक न्याय, देखो हर एक वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करना सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सरकार अब चाहती है कि जो इनके हैंडीक्राफ्ट हैं, इसमें लगभग अभी 18 जो है वर्ग को लिया है, इसमें 18 कारीगर और शिल्पकारों को लिया है पहले चरण में, जो पारंपरिक व्यवसाय से लगे हुए, चाहे वो बढ़ई का काम कर रहे हो, चाहे कुम्हार का काम कर रहे हो, बर्तन बनाने का काम कर रहे हो, वो कोई भी कार्य हो सकता है। वो एक लिस्ट पूरी प्रॉपर दी है सरकार ने। तो इनके लिए क्या होगा, एक तो अभी ये योजना शुरुआत में 5 वर्ष के लिए है, टोटल 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा। इसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, और इसके माध्यम से उनको मान्यता प्रदान की जाएगी, उनके काम को, ठीक है, पहचान दी जाएगी। और साथ ही यदि वो अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उनको ऋण प्रदान किया जाएगा, मात्र 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए का पहली किस्त आपकी और 2 लाख रुपए तक की दूसरी किस्त का ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने की एक योजना है, और पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही एक और योजना आपकी है वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक दरअसल भारत में जो रिसर्च अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, विदेशों में बहुत सारे भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पे रिसर्च का काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार चाह रही कि हमारे देश में भी एक कल्चर डेवलप हो, और जो ये भारतीय मूल के लोग विदेशों में जो है रह करके रिसर्च कार्य कर रहे हैं, वो भारत में कुछ समय के लिए यहाँ पर आए और आकर के हमारे जो रिसर्च संस्थान है उनको चुने, और चुन करके वहाँ पर कुछ समय वैभव फेलो के तौर पे यहाँ पे अपने अनुभव को साझा करें, यहाँ पे रिसर्च कार्य करें। ठीक है, भारतीय मूल के लोगों के लिए है। तो एक प्रयास किया गया है वैभव फेलोशिप योजना। इसके बारे में चर्चा हुई थी अक्टूबर 2020 में, लेकिन फाइनली अब जाके लागू हुआ है। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक शिखर सम्मेलन हुआ था 2020 में, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन। ठीक है,
और इसमें जो है ये एक तरीके का वर्चुअल तरीके से हुआ था, क्योंकि कोविड चल रहा था ना, तो आभासी वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जितने भी भारत के प्रवासी हैं, मतलब जैसे भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, ओसीआई कार्ड धारक हैं, पीआईओ कार्ड धारक हैं, एनआरआई के तौर पे रह रहे हैं दूसरे देशों में, वहां पर जो है शोध कर रहे हैं, तो उन शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया था। और इसी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि हम वैभव फेलोशिप प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हुआ था। ठीक है, 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हुआ था। इसी अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप की योजना का शुभारंभ किया गया। किससे जुड़ी हुई है ये? जो रिसर्च और अनुसंधान से जुड़े हुए हैं और बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय हैं। ठीक है, शुरुआत किसने की है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान परितंत्र को सुधार करना, ताकि भारत में जो हमारे अनुसंधान है उसकी स्थिति और बेहतर हो सके। और वैभव फेलोशिप सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान की जाएगी। एक वर्ष में 2 और अधिकतम 3 वर्षों तक उस संस्थान से संबंध रह सकते हैं। मतलब एक ये क्या करेंगे, ये एक भारत का कोई भी संस्थान ले लेंगे, जो बड़े बड़े संस्थान है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे रिसर्च कार्य हो रहा है, उनको जो है वहाँ पे जुड़ सकते हैं 1 या 2 वर्ष के लिए। भारत सरकार इसको जो है क्या करेगी, इसका पूरा खर्चा वैभव फेलो के तहत जो है सरकार उठाएगी भी। ठीक है, मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए जुड़ सकते हैं और मिनिमम 1 वर्ष के लिए। तो 1 से 3 वर्ष की पूरी अवधि इसमें दी गई है। तो एक आपका हो गया G20, दूसरा हो गया आपका यूनेस्को, तीसरा हो गया विश्वकर्मा योजना और फिर हो गई वैभव फेलोशिप। ठीक है, इसी के साथ एक और आपका जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संस्था के तौर पे डेवलप किया गया है माहिर। माहिर का नाम आप लोग सुन रहे होंगे, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। माहिर का प्रारंभ किया गया है, MAHIR। ठीक है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। कब शुरुआत हुई है? जून 2023 में हुई है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण केंद्र बनाना। मतलब हम अब चाह रहे हैं कि जो हमारा विद्युत है ना, उसको हम क्या करें और बेहतर करें, और उसको बेहतर करने के लिए भारत को इस दिशा में काम करें। तो ये आपका जो माहिर है ये जुड़ा हुआ है विद्युत प्रौद्योगिकी से, विद्युत प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है आपका। इसके लिए क्या की गई? 2 कमेटी बनाई गई हैं। एक तो शीर्ष समिति है। शीर्ष समिति का काम क्या है? इसका काम है कि जो भी मतलब आने वाले समय पे हमें कोई भी विद्युत बनानी है, नवीन मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के तहत, सोलर एनर्जी के तहत, कोई भी एनर्जी के तहत, तो उससे जुड़ा हुआ विचार विमर्श करना और उसको अप्रूवल देना। इसमें मंत्रालय लेवल के मंत्री होंगे, इसमें कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे आपके। तो एक तो पहली बात इसमें क्या किया गया है, एक शीर्ष समिति बनाई गई है जिसके तहत निर्मित होने वाली जो भी नई प्रौद्योगिकी होगी और उत्पाद होंगे उसमें विचार विमर्श किया जाएगा और अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये काम करेगी रिसर्च और अनुसंधान कामों को करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है आपकी। इसके बाद दूसरा एक और बनाई गई तकनीकी कार्यक्षेत्र। तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति है, दूसरी समिति है। पहली आपकी शीर्ष समिति है, दूसरी आपकी तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति है। ठीक है, यह समिति अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करेगी, संभावित प्रौद्योगिकियों की सिफारिश एवं अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं को निगरानी करेगी। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा इसमें? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। किसके द्वारा? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा। उसमें जो है आपके मंत्री हैं, ठीक है, जो ऊर्जा मंत्री हैं और नवीकरणीय मंत्रालय से जुड़े हुए हैं वो रहेंगे आपके। ठीक है, केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री शीर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। और जो आपकी तकनीकी समिति बनेगी ये कार्यान्वयन करने का काम करेगी, इंप्लीमेंटेशन का काम करेगी। इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसका सचिवालय भी बनाया गया है बंगलुरु में। कहां बनाया गया? माहिर का सचिवालय बंगलुरु में। तो माहिर किससे जुड़ा हुआ है? विद्युत प्रौद्योगिकी से। ठीक है, विद्युत प्रौद्योगिकी को उन्नयन बनाने के लिए ये आपका बनाया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है भाई? बहुत सिंपल सा है। देखो केरल के द्वारा क्या किया गया है, जल बजट प्रस्तुत किया गया है कि राज्य में कितना जल है, कहां पे कौन सा है, कितना प्रयोग करना है। हर साल के लिए एक पूरा जल बजट बनाया गया है। तो केरल जो है जल बजट प्रस्तुत करने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी के द्वारा जल बजट प्रस्तुत किया गया है और भारत में पहली बार जो है केरल सरकार के द्वारा गर्मियों के जल के संकट से निजात पाने के लिए ये जल बजट आपका अपनाया गया है। ठीक है, तो केरल भारत का पहला राज्य है जिसके द्वारा जल बजट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है, जल बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये भी है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया जा रहा है। अप्रैल 2023 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जम्मू और कश्मीर में एक जगह है बांदीपोरा जिला, बांदीपुरे जिले के अरगम गांव में, गांव का नाम है अरगम, बांदीपोरा जिले के अरगम गांव में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहां बनाया जा रहा है? अरगम ग्राम में। कहां पे? और यह कार्य गैर सरकारी संगठन के द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम है सरहद। एक एनजीओ है सरहद और जम्मू कश्मीर सरकार है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा जो है यहाँ पे चाह रहे हैं कि भारत की जो एक तरीके से प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीजें उन सभी को लेकर इस लाइब्रेरी में रखा जाए और यहाँ से जो है एक तरीके से बड़े स्तर पे जो है आपका कार्य हो सके। तो अल्टीमेट इसका गोल यही है कि भारत में जो है भारत के कल्चर, संस्कृति और ज्ञान को सब तक पहुंचाना। तो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अरगम गांव है, वहां पर पूरे के पूरे गांव को भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम घोषित किया गया है। अभी विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा आपका यहां पे बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी वायुसेना का एक जो है म्यूजियम बनाया गया है काफी बड़ा और जिसको हमने नाम दिया है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। ये पहला है, पहली बार बना इतना बड़ा म्यूजियम और ये भारत में वायुसेना का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र है। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कहां पर है विरासत केंद्र? चंडीगढ़ में। कहां पर है आपका? चंडीगढ़ में आपको बनाया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो हमारी वायुसेना का गौरवशाली इतिहास है उसको सब तक पहुंचाना, उसकी पहचान देना, उसको सब तक ले जाना, इस उद्देश्य के साथ आपका ये पूरा का पूरा बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस उद्देश्य के साथ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। चलिए, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में अभी कुछ बातें अभी पूरा भरा पड़ा है, काफी सारा कंटेंट है राष्ट्रीय घटनाक्रम में। देखिए अभी क्या क्या हो गया, G20 हो गया क्लियर, होयसल समूह हो गया मंदिर का, है ना, यूनेस्को के विश्व विरासत, विश्वकर्मा योजना हो गई आपकी। इसके अलावा जो है विश्वकर्मा योजना के बाद वैभव फेलोशिप के बारे में मैंने आपको बताया, माहिर के बारे में बताया, विद्युत प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है माहिर के बाद मैंने आपको 3-4 चीजें और बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि केरल ने जल बजट प्रस्तुत किया है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है, वायुसेना के द्वारा अपना विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अब चलिए काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके समझेंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को, फिर मैं अभी राष्ट्रीय न्यूज पे आता हूं, सब बताऊंगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सारा अपडेटेड लेकर के आया हूं कंटेंट। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से भी पूरा कंटेंट है, इकोनॉमी से भी है आपका जो अपडेटेड है अभी, है ना, यहां तक कि मैंने मौद्रिक नीति तक भी अभी की कवर की है। ठीक है, चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री जी की कई सारी विदेशी यात्राएं होंगी। कई सारे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं और भारत के राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाते हैं, जरूरी भी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्टैब्लिश करने के लिए। तो अभी भारत यूएई जो है आपका 15 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आबू धाबी गए थे। ये उनकी 5वीं यूएई यात्रा थी। ठीक है, 5th टाइम पहुंचे थे और ये पहुंचे किस में थे? यहां पर आपको पता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा था 2023 वाला। फिर से ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको हम COP28 कहते हैं, इस बार का COP28 यहीं पे हो रहा था यूएई में ही। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, मनोनीत अध्यक्ष थे सुल्तान अहमद अल जाबेर, उनसे प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात भी की। ठीक है, और ये अभी आपका होना है, मतलब COP28 आपका होना है 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है COP28 कहां पे होगा। COP27 और उससे पहले की जितनी भी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने खूब अच्छे से डिस्कस किया है। COP28 का सम्मेलन जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर को दुबई में प्रस्तावित है, यूएई में ही होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय पे ये अभी 30 नवंबर से है। और तो प्रधानमंत्री जी जो COP28 है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है, इसके जो अध्यक्ष हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर, उससे उन्होंने मुलाकात भी की और साथ ही 3 दस्तावेजों में साइन हुए इसमें, ठीक है। एक तो आपका आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच में हुआ, मतलब 2 तो आपके इन्हीं के बीच में हुए थे, आरबीआई और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच में, और एक आपका शिक्षा मंत्रालय और जो है आबू धाबी के मंत्रालय के साथ हुआ, वहां के एजुकेशन के साथ हुआ। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, मतलब शिक्षा मंत्रालय हमारा भारत सरकार का और यूएई का शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली, दरअसल आईआईटी दिल्ली अपना एक परिसर खोलने जा रहा है यूएई में, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आईआईटी दिल्ली क्या कर रहा है, वहां पर एक परिसर स्थापित करने जा रहा है। देखिए इससे पहले आईआईटी मद्रास ने भी अपना परिसर स्थापित कर रखा है, कहां पे, तंजानिया में। इससे पहले तंजानिया में हमने ऑलरेडी एक, तो आईआईटी दिल्ली दूसरा है आपका, पहले इससे पहले तंजानिया में आईआईटी मद्रास ने भी अपना परिसर खोला, तो विदेशों में भी आईआईटीज अब अपना परिसर वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो यूएई पे यही एक जो है हमारा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय समुदाय वहां पे रहते हैं, ठीक है, तो आईआईटीज वगैरह सबके लिए सुलभ हो जाए, इस उद्देश्य से पूरा का पूरा काम किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, पहला यूएई यात्रा थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी सीओपी 28 याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला है भारत फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री जी 13 से 14 जुलाई को इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर गए, ठीक है। यहां पर प्रधानमंत्री जी को ग्रैंड जो है वहां का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, ये वहां का सर्वोच्च जो है फ्रांस का एक तरीके से सम्मान है, उससे इनको सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया। और आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति 1779 में हुई थी, बास्तील के किले को ढहा दिया गया था, तो उस पे जो है क्या होता रहता है, जो है उसको लेकर के वहां पे वहां का राष्ट्रीय दिवस है, बास्तील का किला जब ढहाया गया था, और बास्तील दिवस के तौर पे मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो प्रधानमंत्री जी उस समारोह के हेड थे, चीफ गेस्ट थे, जैसे हम भी 26 जनवरी को बुलाते हैं ना किसी न किसी को, जैसे इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति आए थे पिछले वर्ष, है ना, इस बार अभी अमेरिका को हमने निमंत्रण भेजा है, देखो स्वीकारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 13 से 14 जुलाई को इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस यात्रा पे मोदी जी जो है आपके भारत फ्रांस यात्रा पे गए। 13 जुलाई 2023 को मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया, और स्वतंत्रता के बाद ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोदी जी पहले भारतीय थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले पीएम है। बास्तील दिवस समारोह पे चीफ गेस्ट के तौर पे रहे। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है इस पूरी यात्रा के दौरान, यूपीआई जो हमारा है ना, यूपीआई हम लोग यूज करते हैं ना, उसको फ्रांस पे भी यूज किया जाए, उसके प्रयोग पर सहमति बन गई है, ठीक है। तो यूपीआई का प्रयोग जो है अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी करने को लेकर लगातार काम चल रहा है, ठीक है। तो एक भारत फ्रांस यात्रा हो गई। इसके बाद अगला है भारत मिस्र यात्रा। 24 से 25 जून को यह यात्रा हुई थी, ठीक है। और आपको पता होगा कि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, आपको पता है वो इससे पहले 26 जनवरी को आए थे भारत में, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए थे। प्रधानमंत्री जी इस बार जो है मिस्र के राष्ट्रपति के निमंत्रण पे 24 से 25 जून को जो है मिस्र जाते हैं, और मिस्र जाने के बाद वहां पे कई सारे दौरे करते हैं, जैसे अल हकीम मस्जिद है, अल हकीम मस्जिद जाते हैं मिस्र में। इसके बाद हेलियोपोलिस का युद्ध जहां पे हुआ था वहां पर जाते हैं। मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल का जो है वहां का मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न है ना, और भी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ऐसे करके बड़े पुरस्कार हैं, गांधी पुरस्कार हैं, तो वैसे ही वहां का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ध्यान रखिएगा, फ्रांस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार। दूसरा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जो कि नागरिक का मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं भारत और अमेरिका को लेकर के। इसी बीच में प्रधानमंत्री जी आपके 20 से 24 जून 2023 को, पहले अमेरिका जाते हैं फिर मिस्र आते हैं, तो 20 से 24 जून 2023 को जो है प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पर गए, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर, आपको सभी को पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो वहीं पर मनाया गया इस बार का नवा योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय पर मनाया गया। और इस यात्रा में 21 जून को प्रधानमंत्री जी वहीं पे पहुंचे, ठीक है, पहुंच करके मतलब एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया गया, 9000 से ज्यादा लोग उसमें उपस्थित थे उस पूरे कार्यक्रम में। इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूं, एक संधि है आर्टेमिस संधि, ठीक है, आर्टेमिस संधि पर भी इस बार साइन किया गया है, ठीक है, समझौता किया गया है, और ये आपका
नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी हुई संधि है। भारत इसका सदस्य बन चुका है आर्टेमिस संधि का, ठीक है। भारत इसका आर्टेमिस संधि को साइन किया हमने 21 जून 2023 को ही आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है और यह समझौता नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, आपका आर्टेमिस संधि का भी भारत हिस्सा बन चुका है। और इसके बाद जो है ये सब चीजें आपको मैं डिटेल में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस आपको रफली इतना याद रखना है कि आर्टेमिस संधि पर साइन किया है। तो आर्टेमिस संधि आपकी अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। और इसी बीच में अभी आपको पता है कि सेमीकंडक्टर को लेकर के हमारे यहाँ पे प्लांट और उत्पादन का कार्य के लिए काम चल रहा है। तो गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट, वहां पे एक कंपनी है अमेरिका की, प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ समझौता ज्ञापन भी हुआ है। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगवाने पर समझौता किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी भारत अमेरिका पे, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं। भारत सर्बिया, 7 से 9 जून को हमारी देश की जो राष्ट्र प्रमुख हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये जो है सर्बिया की यात्रा पे गई। कब गई? 7 से 9 जून को, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी सर्बिया की यात्रा पर पहुंचती हैं, तो आपको रफली एक बार जानकारी रहना चाहिए। इसके बाद मुर्मू जी ही भारत सूरीनाम की भी यात्रा पे जाती हैं, सूरीनाम की यात्रा पे, ठीक है। तो भारत सूरीनाम के अंतर्गत 4 से 6 जून, ठीक है। पहले जो है आपका देखिए, पहला यात्रा होती है आपकी सर्बिया यात्रा, नहीं, पहले आपका सूरीनाम जाती हैं 4 से 6 जून को, फिर इसके बाद सर्बिया जाती हैं 7 से 9 जून को, ठीक है। तो मुर्मू जी जो है 4 से 6 जून को जो है सूरीनाम की यात्रा पर रहती हैं। सूरीनाम के इस समय जो वहाँ के प्रमुख हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, चंद्रिका प्रसाद जी हैं। आप सभी जानते हैं भारतीय मूल के हैं ये भी। तो चंद्रिका प्रसाद जी हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे सूरीनाम के साथ, ठीक है। तो उनके निमंत्रण पर गई। इसके बाद जापान के भी जो प्रधानमंत्री हैं भारत आए थे, फुमियो किशिदा साहब। फुमियो किशिदा साहब भारत यात्रा पर रहे 20 से 21 मार्च 2023 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे एंथनी अल्बनीज, 8 से 11 मार्च को वो भी भारत आए थे। एंथनी अल्बनीज, सब अभी G20 में तो ये लोग आए ही थे, लेकिन इससे पहले व्यक्तिगत यात्राएं हैं इनकी, औपचारिक यात्राएं हैं। तो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत यात्रा पर आए थे। और ये जो है प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी 10 मार्च को दिल्ली में किया गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम शिखर सम्मेलन भी रखेंगे, जो हमारे द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है उनमें से। तो ये आपका कुछ जानकारी आपकी रही जो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं थी। इससे मतलब जो और कंटेंट है आपका इसके पहले वाले मास्टर वीडियो पे मिल जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाला इस सेशन के तुरंत बाद ही देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, इकोनॉमी में मैंने काफी सारे पॉइंट आपके कवर कराए हैं। एक जो आपका इससे पहले वाला सेशन था करंट अफेयर्स को, उसमें पूरा मतलब बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब करा रखा है। तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसको एक बार देख लेना। 2023-24 का पूरा बजट है और 2022-23 का आपका आर्थिक सर्वेक्षण है। आगे चलते हैं। पहला भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये डाकघर बंगलुरु में क्या किया गया, इसका लेआउट जो है यहाँ पर स्थित है। टोटल ये 43 दिनों में बन गया, 45 दिनों का इसको टाइम दिया गया था। तो पहला जो है 3D प्रिंटेड डाकघर भारत में बना है। कहाँ पे? बंगलुरु में जो डाकघर है ना, बंगलुरु में इसको बनाया गया है। कैम्ब्रिज लेआउट एक जगह है, वहां पर स्थित है आपका ये, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया है? IIT मद्रास के सहयोग से लार्सन एंड टुब्रो ने किया है, LNT ने किया है। तो IIT मद्रास के सहयोग से LNT के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और ये आपका डाकघर जो है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग से बनाया गया है। तो ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर के तौर पे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए पूछता है तो ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। देखिए, भारत का बहुत सारा भारत सरकार के द्वारा विदेशी ऋण लिया गया है ना। विदेशी ऋण लिया जाता है, हर देश के ऊपर होता है। तो अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा है, अभी के डेटा के हिसाब से, ये मतलब मार्च 2023 का अद्यतन डेटा है। तो भारत पे विदेशी ऋण है टोटल 624.7 बिलियन $, 624.7 बिलियन $। मार्च 2023 तक ये विदेशी ऋण भारत का है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कितना है? 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। PM मित्र पार्क बनाया जाए, एक योजना है आपकी PM मित्र पार्क योजना, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है, पहली बात, वस्त्र निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। तो आपका जो है 7 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग के लिए
पीएम मित्र पार्क स्थापित किए गए हैं और ये 7 पीएम मित्र पार्क हैं। पहला तमिलनाडु में, दूसरा तेलंगाना में, तीसरा आपका कर्नाटक में, चौथा आपका महाराष्ट्र में, पांचवा आपका गुजरात में, छठवां आपका मध्य प्रदेश में, सातवां आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये टोटल आपके पीएम मित्र पार्क 7 आपके स्थापित किए गए जा रहे हैं और ये आपके टेक्सटाइल से जुड़े हैं, वस्त्र निर्माण से। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन पार्कों के माध्यम से क्या होगा, 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और लगभग 20 लाख नए रोजगार सृजन होंगे टेक्सटाइल क्षेत्र में। ठीक है, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बड़े स्तर पे इस पे काम किया जाएगा। देखिए, हर 2 महीने में एक हमारी मौद्रिक नीति कमेटी है जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर के द्वारा की जाती है। कौन करते हैं उसकी अध्यक्षता? आरबीआई गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, कौन सी कमेटी मैंने आपको बताई? यहां पे कमेटी आपकी, ध्यान से सुनिएगा, एक कमेटी है आपकी जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। उसके द्वारा हर 2 महीने में देश में एक मौद्रिक नीति जारी की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है, जिसमें जो महंगाई है, मान लीजिए महंगाई के स्तर को कम करना है, कंट्रोल करना है, उसके तहत जो है जो आपके बहुत सारे बैंक से जुड़े हुए रेट होते हैं उनको रिवाइज्ड किया जाता है ना। जो आपके क्वांटिटेटिव टूल्स हैं महंगाई को कंट्रोल करने का, वो सारी चीजें इसमें होती हैं और भी अन्य कारक हैं। तो अभी आपके जो है मौद्रिक नीति वक्तव्य अगस्त 2023 का, अगस्त 2023 में आया। अब इसके बाद अगला जो आएगा अगस्त का हो गया, फिर सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर में आएगा अगला, फिर अक्टूबर, हर 2 महीने के अंतराल पे आपकी आती है। तो अभी रेपो रेट कितना है हमारा? रेपो रेट है 6.5%। अब रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इसके लिए मेरा इकोनॉमी वाला मास्टर वीडियो एक बार देख लो, वहां पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है, पूरा बैंकिंग सिस्टम आपका वहां पे कवर कराया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप वहां पे एक बार देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। रेपो रेट आपका कितना है? 6.5। ठीक है, इसके बाद सीआरआर आपका कितना है? 4.5 आपका सीआरआर है। एसएलआर कितना है आपका? 18% है। एसएलआर कितना है? 18% है आपका एसएलआर। कितना है? 18% है एसएलआर। ठीक है, तो ध्यान से एक बार समझिए, एक तो आपका सीआरआर है 4.5%, ठीक है, एसएलआर है 18%, बैंक रेट है 6, ठीक है, 7.5%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, सभी लोग क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मामला है। ठीक है, ये रफली आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ भी लेता है। बैंक रेपो रेट मतलब अल्पावधिक ऋण, जब कोई भी बैंक लेता है आरबीआई से तो उसको देना पड़ता है, मतलब अल्पावधि कम समय अवधि के लिए। तो रेपो रेट कितना है? 6.5। सीआरआर कितना है? कैश रिजर्व रेशियो आपका 4.5%। एसएलआर कितना है आपका? 18% है। बैंक रेट 6.75% है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी आपको पता है कि इससे पहले नोटबंदी हुई थी आपकी, है ना, नोटबंदी 2016 में हुई थी और अगेन फिर से एक बार जो है उसी समय 2016 में ही नई नोटों का प्रचलन किया गया था आपका। नई नोटें 2000 की नोटें थी। फाइनली वो नोटें भी अब आपकी लीगल टेंडर नहीं है, उन नोटों को भी अब सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो 2000 मूल वर्ग की बैंक नोटों को संचलन से बाहर किया गया है और ये डिसीजन कब लिया गया? 9 मई 2023 को आरबीआई के द्वारा लिया गया डिसीजन। वो डिसीजन किसके द्वारा लिया गया था? भारत सरकार के द्वारा लिया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब नोटबंदी की गई थी तो उसमें 500 और 1000 की पुरानी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। अब देखिए सारी नई नोटें आ चुकी है। ठीक है, अब छोटी मुद्राएं बहुत सारी आपके पास, अब आपके पास 500 की नोट है, 200 की नोट है, 100 की नोट है, 50 की नोट है, 20 की नोट है ना, 10 की नोट है। तो सरकार ने अब कई सारे मूल वर्ग की मुद्राएं आपकी बना दी हैं और ऐसे में पर्याप्त मुद्राएं हैं। तो अब 2000 की मुद्रा को सरकार ने बंद कर दिया, आरबीआई ने बंद करने का निर्णय लिया है। तो 19 मई 2023 को आरबीआई के द्वारा 2000 मूल वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से बंद करने का निर्णय लिया गया और सभी बैंक जो है 2000 मूल्यों के बैंक नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा जो है 30 सितंबर 2023 तक दी गई थी। 30 सितंबर 2023 आपका समय जो है ये लास्ट डेट है आपके 2000 की नोटों को बदलने का या उसको करने का, 30 सितंबर 2023। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? आगे चलते हैं। विदेश व्यापार नीति। देखिए सरकार के द्वारा एक विदेश व्यापार नीति भी लाई गई है आप सभी के लिए, विदेश व्यापार नीति 2023। ठीक है, 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार के द्वारा यह नीति लाई गई, विदेश व्यापार नीति 2023। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक हम भारतीय निर्यात को 2 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। कितना कर देंगे? 2 ट्रिलियन तक। ठीक है,
तो विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत एक टारगेट रखा गया है और ये टारगेट हमने रखा है कि हम 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसके शहर जो है, देखिए कई सारे निर्यात उत्कृष्टता शहर बनाए गए। अभी वर्तमान में 39 निर्यात उत्कृष्टता शहर हैं, 4 और नए निर्यात उत्कृष्टता शहर बनाए जाएंगे, जिनमें से एक तो आपका बनारस में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा? बनारस में। एक आपका फरीदाबाद में, मिर्जापुर में, मुरादाबाद में और बनारस में। 4 जगह बनेंगे, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, बनारस। यहाँ पे क्या बनेंगे? आपके निर्यात उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा है। ठीक है, निर्यात उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। टोटल कितने? 39 शहर अभी ऑलरेडी हैं, 4 और हो जाएंगे, 43 निर्यात उत्कृष्टता केंद्र बन जाएंगे। तो अल्टीमेट गोल यही है, सिंपल सा, कि 2 ट्रिलियन हमें ले जाना है अपने निर्यात को। ये उद्देश्य के साथ हम लेकर के इसको चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप सभी को पता है सरकार के द्वारा कंपनियों को दर्जा प्रदान किया जाता है महारत्न का, नवरत्न का। तो अभी एक नई नवरत्न कंपनी जोड़ी गई, 13 टोटल नवरत्न हो चुके हैं। 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है और इस प्रकार से ये 13वीं महारत्न कंपनी होगी। इससे पहले आरईसी लिमिटेड जो थी आपकी, इसको 12वां महारत्न को घोषित किया गया था। तो अब टोटल 13 महारत्न हो चुके हैं। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट बनी ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी, इससे पहले 12वीं थी आरईसी लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को ही वित्त मंत्रालय के द्वारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इसी तरीके से 13वां नवरत्न बना। तो टोटल जो है आपके 13 महारत्न कंपनियां हैं, टोटल आपके 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो नवरत्न आपके 13 हैं और महारत्न भी 13 हैं। जून 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक डेटा आपका आया है जिसमें तमिलनाडु नंबर 1 हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में। ठीक है, तो जून 2023 का डेटा है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। निर्यात मतलब एक्सपोर्टर, है ना। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। और ये आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा डेटा है बट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, शीर्ष निर्यातक कौन बना है? तमिलनाडु। अगला देखते हैं, देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड, ये आपका जो है दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात बॉन्ड जो है जारी किया गया, जिसका नाम है कल्याणी फॉरेस्ट्रा। ठीक है, ये कंपनी आपकी कल्याणी के नाम से, उन्हीं के द्वारा ये जारी हुआ है। तो देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जारी किया गया है दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन हरित इस्पात बॉन्ड कल्याणी फॉरेस्ट्रा लॉन्च किया गया। क्या किया गया? कल्याणी फॉरेस्ट्रा गीट, ये आपका भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड है, क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट आई है आपकी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, किसके द्वारा जारी की गई? अंकटाड के द्वारा। 5 जुलाई 2023 को रिपोर्ट आई थी, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में 49 बिलियन का एफडीआई आया था भारत में। मतलब कितना? 49 बिलियन डॉलर का। सबसे ज्यादा देखो भारत 8वें नंबर पे रहा इनफ्लो पे, मतलब 8वें नंबर पे रहे हम एफडीआई इनफ्लो पे। तो 2022 में भारत में 49 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया। भारत 8वें स्थान पे रहा। नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है, तो टॉप 3 में आपके ये हैं, यूएसए, चीन, सिंगापुर। और एफडीआई बहिर्प्रवाह मतलब आउटफ्लो जो आपका हुआ यहाँ से एफडीआई जो गया, उसमें नंबर 1 पे यूएसए है, फिर जापान है, फिर चीन है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आउटफ्लो पे आपका यूएसए, जापान और चीन है, और इनफ्लो में आपका जो है, इनफ्लो में नंबर 1 आपका कौन सा है? इनफ्लो में आपका 8वें नंबर पे भारत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैश्विक प्रेक्षण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। प्रेक्षण मतलब समझते हैं रेमिटेंस, कि किस देश में, जैसे भारत के बाहर बहुत सारे भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं, है ना, तो उनके द्वारा भारत में बहुत सारा पैसा भेजा जाता है, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, है ना। तो रेमिटेंस भारत में काफी ज्यादा आता है, विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत पे ही आता है। तो नंबर 1 पे भारत था रेमिटेंस के मामले में, दूसरे नंबर पे मेक्सिको आया है, तीसरे नंबर पे चीन है, फिर फिलीपींस है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, वैश्विक प्रेक्षण
पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आपकी जो हुई है उसमें टोटल 5 देशों में नंबर 1 में भारत, फिर मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, इसके बाद है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023, ये दिए गए हैं किसके द्वारा? स्काई ट्रैक्स के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए हैं? स्काई ट्रैक्स के द्वारा। स्काई ट्रैक्स के द्वारा क्या दिए गए हैं? वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 दिए गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिए गए हैं। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? पहले ये ध्यान रखना है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा दिए गए। ठीक है, इसके तहत चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। चांगी एयरपोर्ट, ठीक है, साफ सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर सबको ध्यान में रखते हुए तो विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट। कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, चांगी एयरपोर्ट को। ठीक है, और इसके बाद भारत की यदि बात करें तो भारत में आपका IGI है, लेकिन IGI की रैंक बहुत अच्छी नहीं है। IGI आपका वही 56वें नंबर पे आता है। 56वें नंबर पे हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, फिर 65वें नंबर पे राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद का है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो है केम्पेगौड़ा आपका बेंगलुरु में पड़ता है। तो भारत के यदि बेस्ट देखें तो IGI है, इंदिरा गांधी सबसे अच्छा है देखा जाए तो ओवरऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, ये आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसकी अभी प्रगति समीक्षा रिपोर्ट आपकी आई है 2023 की। तो इसमें सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा गरीबी कहां पे है? बिहार में। नंबर 1 पे बिहार है, फिर झारखंड है, फिर आपका मेघालय है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। यूपी चौथे नंबर पे है, बिहार नंबर 1 पे है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की जो प्रगति समीक्षा आई है उसके हिसाब से नंबर 1 पे बिहार, फिर आपका झारखंड, फिर मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। केरल में सबसे कम जो है आपकी गरीबी है, सबसे कम वाला आपका कौन सा है? केरल। ठीक है, दूसरा है बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेजी से कमी कहां पे आई है, मतलब सबसे तेजी से बहुआयामी गरीबी कहां कम हुई है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, ठीक है, उड़ीसा और राजस्थान। सबसे तेजी से कम हुआ यूपी में, फिर आपका बिहार। जनसंख्या भी इन स्टेट में बहुत ज्यादा है ना। तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, टॉप 5 जो गरीबी वाले स्टेट है, फिर से बता रहा हूं, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केरल सबसे कम है और सबसे तेजी से कमी आई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर बिहार में। आगे चलते हैं। भारत में जल स्रोतों की पहली बार गणना की गई है। क्या की गई है? भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसके तहत पता चला है कि टोटल 24,24,540 जल स्रोत हैं। कितने हैं? 24,24,540 जल स्रोत हैं टोटल, जिनमें से सर्वाधिक 97.1% आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है। कहां पर? 97.1% आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है, 2.9% आपके शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, और जल की मात्रा के आधार पे देखें तो सबसे ज्यादा तालाबों में जल है, फिर इसके बाद टैंक में जल है, फिर जलाशय में जल है, फिर चेक डैम में जल है आपका, फिर झील में जल है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस आपका है। फिर से आपको बता रहा हूं, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना हुई है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। कुल 24,24,540 जल स्रोत हैं, जिनमें से 97.1% आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है, 2.9% आपके शहरी क्षेत्रों में है। जल की मात्रा की बात करें तो नंबर 1 पे आपका जो है तालाब में सबसे ज्यादा है, फिर आपका टैंक में आता है, फिर इसके बाद जलाशय में है, फिर आपका चेक डैम में है। ठीक है, फिर झील में है। इस तरीके से आपका टोटल ये देखा जा सकता है। सर्वाधिक देखें तो निजी स्वामित्व में आपका टोटल 55.2% निजी स्वामित्व में है और सरकार के पास 44.8% जल स्रोत है। तो ये काफी सारा डेटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें जल स्रोतों की संख्या के आधार पर टॉप 5 स्टेट कौन से हैं? सबसे ज्यादा जल स्रोत हैं पश्चिम बंगाल में। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा है, फिर असम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नंबर 1 पे क्या है आपका? नंबर 1 पे आपका है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम, ये आपके हैं। और सबसे अंतिम राज्य है सिक्किम, ये ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित हम जल स्रोतों की बात करें तो 78% मानव निर्मित है। प्राकृतिक की बात करें तो 2.2% आपके प्राकृतिक जल स्रोत हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तालाब है। ठीक है, तालाब में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा अग्रणी है। ठीक है, और
ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? नहीं माफ करिएगा, झीलों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु है। ठीक है, झीलों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश में आपके टैंक सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में आपका तालाब सबसे ज्यादा है। ठीक है, और तालाब व जलाशय सबसे ज्यादा है। और जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। जल संरक्षण योजना महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। तो ये काफी सारा डेटा है, यहाँ पे देखो काफी सारा डेटा। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, ये आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। टोटल 24,24,540 स्रोत हैं, इसमें जल स्रोत हैं, जिसमें 51.7 ग्रामीण क्षेत्रों में और 97.1 ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9 शहरी क्षेत्रों में। जल मात्रा की माप में तालाबों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर टैंक में है, फिर जलाशय में है, फिर चेक डैम में है। निजी स्वामित्व के पास 55.2% है सर्वाधिक, फिर सार्वजनिक के पास 44.8% है। ठीक है, और कृत्रिम की बात करें तो मानव निर्मित ज्यादा है आपका। ठीक है, फिर प्राकृतिक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ओवरऑल इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक अगला सूचकांक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। ये भी आपका आया है, जून 2023 में आया है और फसाई के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ये आपको हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा में नंबर 1 स्टेट आपका केरल है। देखो इसमें कैटेगरी बांटी गई है, 3 कैटेगरी बांटी गई, एक तो बड़ा राज्य, छोटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। तो बड़े राज्यों में नंबर 1 में केरल है, ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में नंबर 1 में केरल है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। बड़े राज्यों में नंबर 1 में क्या है? केरल, दूसरे नंबर पे आपका पंजाब है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। खाद्य सुरक्षा जहां पे ज्यादा बेहतर है। छोटे राज्यों में नंबर 1 में गोवा है। ठीक है, नंबर 1 पे गोवा है, दूसरे नंबर पे मणिपुर है, छोटे राज्यों में मणिपुर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा जो है, तीसरे नंबर पे है आपका सिक्किम। ठीक है, तो छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम है। और यदि हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली और फिर चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022। ये जुलाई 2023 में जारी की गई थी। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 ये जुलाई 2023 में जारी की गई थी और नीति आयोग के द्वारा ये तीसरा संस्करण जारी किया गया है। निर्यात में नंबर 1 में आपका तमिलनाडु है, निर्यात तैयारी में नंबर 1 में तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। ठीक है, बड़े राज्यों में यही है आपके। और पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी हिमाचली राज्य है उसमें नंबर 1 में उत्तराखंड है, माफ करिएगा, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड है। और जो बड़े राज्य हैं उनमें से नंबर 1 आपका तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। और यूटी में सबसे है आपका गोवा। इसमें भी 3 कैटेगरी बांट रखी है, एक बड़े राज्य, दूसरा आपका पर्वतीय राज्य और तीसरा आपका जो छोटे राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? छोटे राज्य और यूटी को एक साथ मर्ज कर दिया है, तो छोटे राज्य और यूटी में गोवा है आपका। क्लियर है, स्पष्ट है भाई? ये आपका निर्यात तैयारी सूचकांक है। ठीक है, बड़े राज्यों में आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, और छोटे राज्यों में आपका कौन सा है? छोटे राज्यों में आपका, छोटे राज्य और यूटी में गोवा है। आगे चलते हैं। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। ठीक है, तो जुलाई 2023 में इनको जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है कई सारी कैटेगरी आपकी बनाई गई हैं। कई सारी कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक कैटेगरी आपकी दक्ष करके, इसमें मतलब कई सारी कैटेगरी हैं और इसमें जो है पंजाब, चंडीगढ़, इनको जो है ग्रेड शुरुआत के तो 4 कैटेगरी में कोई नहीं है प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में। ठीक है, फिर आपका पंजाब और चंडीगढ़ आपके ये जो है प्रवेशिका में आते हैं, ग्रेड प्रवेशिका में इनको रखा गया है। ठीक है, चौथे नंबर पे है ये वाला इंडेक्स, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? शुरुआत में दक्ष उच्चतम में किसी को नहीं मिला है और पंजाब और चंडीगढ़ को ग्रेड प्रवेशिका में मिला है। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट आया है, मई 2023 में जारी किया गया है और इसके तहत जो है विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा इनको जारी किया गया है। और इसको भी वही कैटेगरी है, छोटे राज्य, बड़े राज्य, यूटी। तो छोटे राज्य, बड़े राज्यों में आपका शीर्ष स्थान स्वास्थ्य वाले में,
स्वास्थ्य सूचकांक बड़े राज्यों में आपका स्वास्थ्य सूचकांक में है केरल, फिर है आपका तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये आपके आते हैं। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा, यूनियन टेरेटरी है आपकी, यूटी है, ये आपके प्रथम स्थान पे है। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन से हैं? त्रिपुरा नंबर 1 पे, बड़े राज्यों में कौन सा है? केरल स्वास्थ्य सूचकांक पे। और यदि हम यूटी की बात करें तो यूटी में आपका जो है नंबर 1 पे आपका आता है, हाँ, यूटी में प्रथम स्थान है लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट आपकी नंबर 1 पे केरल बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में त्रिपुरा, और लक्षद्वीप आपका जो है यूटी में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया गया है, और इसके तहत बताया गया है कि लगभग 52% जो है आपकी आबादी जो है इंटरनेट का यूज कर रही है। टोटल कितनी? 52%। ठीक है, ये लगभग आपकी 75 करोड़ की आबादी होती है। 75 करोड़ की आबादी हमारी अब इंटरनेट का उपयोग कर रही है। आने वाले समय में इसकी यूजर बढ़ेंगे आपके, और सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर गोवा में है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से 70% यूजर आपके गोवा में है। कितने? 70% यूजर आपके गोवा में है। 70% यूजर आपके गोवा में है। बिहार में सबसे कम यूजर है, 32% है, 32% बिहार में। तो आने वाले समय पे इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो है करंट अफेयर्स आपका, ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। आपको पता है 4 जुलाई 2023 को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक हुई थी। 23वीं परिषद की 23वीं बैठक हुई थी भारत की अध्यक्षता में, वर्चुअल माध्यम से हुई थी। तो 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की क्या हुई थी? बैठक हुई थी भारत की अध्यक्षता में, और ये वर्चुअल माध्यम से हुई थी। इस सम्मेलन में ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य बन गया। देखो G20 में किसको जोड़ा गया? यूरोपीय यूनियन, वो अफ्रीकन यूनियन को, और यहां पर जो है आपका ईरान को जोड़ा गया। 9वां सदस्य आपका एससीओ का बन गया। एससीओ में अभी तक 8 सदस्य थे, भारत पाकिस्तान इससे पहले बने थे, अब जो है ईरान को भी बना दिया गया है। तो सम्मेलन के अंत तक नई दिल्ली घोषणा पत्र को जो है अपनाया गया है इसमें, और 2024 में जो एससीओ सम्मेलन है वो कजाकिस्तान में आयोजित होगा। अगला जो है 2024 वाला कजाकिस्तान में होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद 12 से 23 जनवरी के मध्य भारत द्वारा ये आपका जो ग्लोबल साउथ का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 से 13 जनवरी 2023 को भारत सरकार के द्वारा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये एक अनूठी पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास द्वारा प्रेरित है, और इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं को और मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस सम्मेलन में मोदी जी के द्वारा आरोग्य मैत्री परियोजना को प्रारंभ किया गया है। कौन सा? आरोग्य मैत्री परियोजना आरंभ किया गया है, जिसके तहत भारत प्राकृतिक एवं मानव जो आपका जो है एक तरीके से मानव संकट पर चिकित्सीय, ठीक है, ये कार्य करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी जी के द्वारा आरोग्य मैत्री परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, कि कभी भी किसी भी, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल साउथ वाले में स्टार्ट किया गया कि मान लीजिए किसी देश में भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, कोई भी मानवीय संकट आ जाता है, तो भारत चिकित्सीय मदद वहां पे पहुंचा पाए। इसके लिए हमने क्या चालू किया? यहाँ पे आरोग्य मैत्री, यहाँ पे एक जो है योजना चालू की है। टोटल 125 देश सम्मिलित हुए थे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में। तो भारत आज के समय पे एक नेतृत्व करता है, एक लीडर बन के निकल रहा है। ग्लोबल साउथ जो भी दक्षिणी गोलार्ध में जो द्वीप है, या जो उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिण के क्षेत्र में जहां पे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर भारत जो है लीड कर रहा है। तो ये एक आपका सम्मेलन हुआ था, ये भी ये ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ सूचकांक देख लेते हैं। कई सारे सूचकांक अभी हाल फिलहाल में आपके जो हुए हैं, सारे सूचकांक देख लेते हैं। पहला है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसमें नंबर 1 में आपका सिंगापुर है, ठीक है, और भारत 131वें नंबर पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सिंगापुर नंबर 1 है, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। भारत का 131वां स्थान है। कौन सा है? 131वां। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, 2023।
तो इसमें जो है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बार बार बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो आपका है 2023, इसमें नंबर 1 में आपका है अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की रैंक है 42वीं, ठीक है, 42 रैंक है। इसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 में डेनमार्क है, भारत की रैंक 50वीं है। कौन सी है? 85। ध्यान रखिएगा, एक बार लिखते भी जा सकते हैं आप लोग, तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद है आपके मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। और भारत की यदि हम रैंकिंग देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों में, तो दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंकिंग जो है इसमें टोटल 10वीं रैंक है, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक 10वीं है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहली रैंक आइसलैंड को मिली है वैश्विक शांति सूचकांक में। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 126वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका वैश्विक शांति सूचकांक हो गया। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा और संक्रमण सूचकांक में नंबर 1 में स्वीडन है, भारत की 67वीं रैंक है, 67th रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतत विकास रिपोर्ट 2023। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड नंबर 1 पे है। और भारत की यदि रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग 112 है, ठीक है। फिनलैंड नंबर 1 पे, भारत की रैंकिंग 112 है। नेक्स्ट है कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो इसमें जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग दी जाती है। तो मैसाचुसेट्स आपका जो है ये प्रौद्योगिकी संस्थान है, MIT जिसे बोलते हैं, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान नंबर 1 पे है, ठीक है। देखो इससे पहले कौन कौन सी हो गई। एक तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक नंबर 1 पे सिंगापुर, भारत की रैंकिंग आपकी 131वीं है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अमेरिका नंबर 1, भारत 42वें नंबर पे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक डेनमार्क नंबर 1 और भारत 50वें नंबर पे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक आपका नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और भारत जो है दक्षिण एशियाई में इसकी 10वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो है आपका इसमें भारत का 126वां स्थान है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा है? 126वां, आइसलैंड नंबर 1 पे है। इसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पे स्वीडन नंबर 1 पे है, भारत 67वें नंबर पे है। सतत विकास रिपोर्ट पे फिनलैंड नंबर 1 पे, भारत 112वें नंबर पे है। फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान आपका जो है MIT, ये USA में पड़ता है, नंबर 1 पे है। और भारत का 149वें नंबर पे IIT बॉम्बे है हमारा, ठीक है। और बाकी का IIT भी है, लेकिन भारत का टॉप में जो रैंक है वो 149वीं रैंक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, मतलब एशिया के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे इसके बाद जो हमारा भारत का है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको 48वीं रैंक मिली है, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन में नंबर 1 पे सिंघुआ विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023, मतलब कहां पे रहना सबसे महंगा हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। तो इसमें नंबर 1 पे हांगकांग है। और भारत में मुंबई को 147वीं रैंक मिली है, नंबर 1 पे हांगकांग, ठीक है। हांगकांग आपका चीन में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में आइसलैंड नंबर 1 पे है, भारत की 127वीं रैंक है, भारत की 127वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। 2023 की रिपोर्टें सारी है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, आइसलैंड नंबर 1, भारत 127वें नंबर पे, ठीक है। इसके बाद IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में नंबर 1 में डेनमार्क है और भारत की रैंक क्या है आपकी? 40वीं रैंक है, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 40वीं रैंक है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नंबर 1 में नॉर्वे है, भारत का 161वां स्थान है, बहुत बुरी स्थिति है हमारी, 161वां स्थान है। वैश्विक दासता सूचकांक, इसमें उत्तर कोरिया नंबर 1 में है, ठीक है। और भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 6वीं रैंक प्रदान की गई है। वैश्विक दासता सूचकांक में उत्तर कोरिया नंबर 1 है। नेक्स्ट है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023, इसमें चीन नंबर 1 पे है, भारत की 3री रैंक है। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता सूचकांक नंबर 1, 2023 की रिपोर्ट है सारी की सारी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक पे नंबर 1 पे आपका क्या है? फिनलैंड है।
भारत की 126वीं रैंक है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, नंबर 1 अफगानिस्तान है, भारत का 13वां स्थान है। भारत का क्या है? 13वां स्थान है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है, भारत का क्या है? 13वां स्थान है। नेक्स्ट अगला ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 ये आपका जो है अप्रैल में जारी हुआ था, अप्रैल 2023 में जारी हुआ राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो ये आपका मतलब भारत सरकार ऊर्जा मंत्री के द्वारा जारी किया गया, आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री, उनके द्वारा जारी किया गया। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई, फ्रंट रनर और अचीवर। ठीक है, 2 कैटेगरी बनाई गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। देखो इसके पहले के सारे सूचकांक क्लियर हो गए ना। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 पे फिनलैंड है, भारत 126वें नंबर पे। ठीक है, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पे नंबर 1 पे अफगानिस्तान है, भारत का 13वां स्थान है। भारत का 13वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विद्युत समीक्षा मैंने बताई थी, चीन नंबर 1, भारत की 3री रैंक है। दास्ता में वैश्विक दास्ता सूचकांक में उत्तर कोरिया नंबर 1 पे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे नॉर्वे नंबर 1 पे और भारत 161वें नंबर पे है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में डेनमार्क नंबर 1 पे है और भारत की 40वीं रैंक है। ये क्लियर है। आगे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आपका ये ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा जारी किया गया। इसमें 2 कैटेगरी में राज्य बनाए गए, एक तो फ्रंट रनर, दूसरा अचीवर। ठीक है, और इसमें जो है फ्रंट रनर श्रेणी की बात करें तो फ्रंट रनर में नंबर 1 में आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। ठीक है, फ्रंट रनर पे आपके कौन से हैं? जो मतलब जो 60 अंक से ऊपर जिनको मिले हैं सब फ्रंट रनर पे रखे गए, और 50 से 60 अंक में अचीवर श्रेणी में रखे गए। तो फ्रंट रनर पे आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल है, और अचीवर श्रेणी में आपका असम नंबर 1 है। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र। ठीक है, मैं टॉप 3 बता रहा हूं केवल आपको। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रंट रनर पे नंबर 1 आंध्र प्रदेश और अचीवर श्रेणी में नंबर 1 में असम। ठीक है, इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 7वां संस्करण ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और इसके दौरान इंदौर जो है 6वीं बार पहली रैंक पे रहा। पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। ठीक है, 3 रैंक रही। फिर से आपको बता रहा, स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण था, नंबर 1 पे इंदौर था आपका। ठीक है, 2022 का डेटा, अभी 23 वाला अगले साल आएगा। ठीक है, नंबर 1 पे इंदौर, दूसरे नंबर पे सूरत, और इंदौर लगातार 6वीं बार है। पहला जब आया था ना, पहला संस्करण, उसमें मैसूर था नंबर 1 पे। ठीक है, अब इंदौर लगातार कंटिन्यूअस है आपका। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। इसके बाद देखिए अगला है आपका, इसी को यदि हम जनसंख्या के आधार पे भी देखें, बांट के देखें, तो आपका मतलब वो जनसंख्या के आधार पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप रफली इतना याद रखिए बस। ठीक है, और यदि आप कहें तो मैं बता देता हूं, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या में इंदौर आपका आता है। नंबर 1 पे 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या पे इंदौर है। 1 लाख से यदि कम जनसंख्या है, 1 लाख जनसंख्या से कम है, तो इसमें पंचगनी महाराष्ट्र है, उसका आपका आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दे रखा है। क्लियर है, स्पष्ट है। मैं आगे चलता हूं, और आपको पता है इसमें स्टार रेटिंग भी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्टार रेटिंग भी की गई है, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, है ना। तो 7 स्टार में सिर्फ और सिर्फ इंदौर आता है भारत में एकमात्र। स्वच्छता को लेकर के 7 स्टार रेटिंग में केवल एक स्टेट आता है, वो है आपका एक जो है आपका क्षेत्र आता है इंदौर, है ना, शहर आता है इंदौर। ठीक है, बाकी आपके जितने भी है 5 स्टार हैं, जैसे सूरत, भोपाल, मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, ये सब 5 स्टार रेटिंग पे आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण और नवाचार सर्वेक्षण 2021-22, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22। तो अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर ने NIMS 2021-22 की नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया, जिसमें कर्नाटक को सबसे इनोवेटिव, और इसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु को। ठीक है, इनको जो है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो है इसको जारी किया। कर्नाटक सबसे इनोवेटिव है और इसके बाद दादरा नगर हवेली है। ठीक है, नवाचार को लेकर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी आई थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा जारी की गई थी। तो इसमें जो है कर्नाटक सबसे इनोवेटिव है आपका, इसके बाद दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीव, ये पूरा एक ही है आपका, और इसके बाद तेलंगाना आपका आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसको जारी की गई। ठीक है, और इसको कौन जारी करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं NIRF। तो हमारे यहाँ पे नंबर 1 ओवरऑल श्रेणी, कई सारी श्रेणियां बनाई गई हैं। ओवरऑल श्रेणी में नंबर 1 पे है आपका IIT मद्रास,
कौन है आपका नंबर 1? आईआईटी मद्रास। ओवरऑल श्रेणी में सबसे बेस्ट आपका आईआईटी मद्रास है। फिर विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु है विश्वविद्यालय श्रेणी में। प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद है। चिकित्सा श्रेणी में आपका जो है एम्स है। इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास है। प्रबंधन में मैंने बताया आईआईएम जो है आपका अहमदाबाद है। कानून की श्रेणी में एनएलयू बेंगलुरु है आपका, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है आपकी, ठीक है। और इसके बाद वास्तुकला के क्षेत्र में आईआईटी रुड़की है आपकी, जो आर्किटेक्चर को लेकर के है आपका। इनोवेशन को लेकर के आपका, इनोवेशन को लेकर आईआईटी कानपुर है आपका, ठीक है, इनोवेशन श्रेणी में। फार्मेसी के श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद में पड़ता है आपका। ये आपका कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कृषि के क्षेत्र में आपका आईसीएमआर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो आपकी दिल्ली है वो है आपका। तो ये आपका इंडिया रैंकिंग है उच्च शिक्षण संस्थानों की। ओवरऑल में आपको यह ध्यान रखना है आईआईटी मद्रास है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के हैं, ये ध्यान रखना। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 भारत से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषित है आपका चाड। सबसे ज्यादा कौन सा देश है प्रदूषित? चाड। सबसे ज्यादा प्रदूषण है चाड में। फिर इसके बाद है आपका इराक, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका इराक आता है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। भारत 8वें नंबर पे आता है, लेकिन विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, नंबर 1 में सबसे प्रदूषित शहर जहां पे एयर क्वालिटी सबसे प्रदूषित है वो है चाड, अफ्रीकन कंट्री है चाड। फिर इराक, इराक के बाद जो है आपका पाकिस्तान है, भारत 8वें नंबर पे है, ठीक है। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर है, पाकिस्तान का। सबसे प्रदूषित जो पहली रैंक है वो है लाहौर की, पाकिस्तान की। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस आधार पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे कुछ पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें, पर्यावरण और साइंस टेक यहां पे पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए पर्यावरण साइंस टेक यहां पे आपको याद हो जाएगा। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 आई है आपकी। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको जारी की गई है। वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी हो गई है? 3682, काफी ज्यादा बढ़ी है, 3682 हो गई। कितनी बढ़ी है? 3682, ध्यान रखिएगा, 3682 बढ़ी है आपकी। टोटल कितनी बढ़ी है? 3682, 3682, ठीक है। टोटल ये बाघ हो चुके हैं आपके। इससे पहले 2018 की जनगणना जो हुई थी उसमें 2967 बाघ थे, वर्तमान में इनकी संख्या 3682 हो गई है, ठीक है। यानी कि टोटल 6.1% बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा बाघ किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर में कर्नाटक, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा किसमें है? आपके मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे में, और सबसे ज्यादा बाघ आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पर है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के आपको पता है 50 वर्ष पूरे हुए थे, और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आपको भारत सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद जो है इसके अभी 9 अप्रैल 2023 को इस 50 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मैसूर में जो है मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे के होने के स्मरण में एक जो है एक उत्सव मनाया गया था। वहां पर भाग लिया था प्रधानमंत्री जी ने, और वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी प्रारंभ किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये 9 अप्रैल 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। यह अलायंस विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट जितने भी हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता हो गया, इनके संरक्षण की और सुरक्षा के लिए काम करेगा ये, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपका जो है ये प्रारंभ किया गया है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। और
तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो बाघों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 3682 टोटल। सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में है। इसके बाद जो है आपके जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके कितने वर्ष पूरे हो गए, 50 वर्ष पूरे हो गए। मैसूर विश्वविद्यालय में इसको लेकर के एक जो है उत्सव आयोजित किया गया था और 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जारी किया गया। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट, बाघ, शेर, तेंदुआ, तीन तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता को संरक्षण देने वाले जितने भी देश हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये एक नया एक्सचेंज आपका जारी हुआ है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज को घोषित किया गया है। ठीक है, ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है ना, ये कार्बन न्यूट्रल है आपका। ठीक है, एक पावर एक्सचेंज है, तो यह कार्बन तटस्थ घोषित किया गया है। पहली बात, पूरी तरीके से भारत का पहला पावर एक्सचेंज है इंडियन एक्सचेंज आपका, और ये भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है जो कि विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाण पत्रों जो है विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और भौतिक वितरण के लिए जो है राष्ट्रव्यापी जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत इसको देखा जा सकता है। तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपका जो है विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के इसमें काम किया जा सकता है। अगला है नीलगिरी तहर परियोजना। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई है जिसको नीलगिरी तहर परियोजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के शहडोल जिले से इस मिशन को प्रारंभ किया था। तो अभी हाल ही में शुरू किया गया है आपका सिकल सेल एनीमिया। ये आपका एक अनुवांशिक रोग है आपका, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो उसके उन्मूलन को लेकर के एमपी के शहडोल जिले से प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक अगला करंट अफेयर्स है, जून 2023 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा वेलीज एक देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। वेलीज को क्या कर दिया गया है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। 2019 से वेलीज में मलेरिया का कोई भी जो है आपका किसी भी तरीके का कोई भी एक पेशेंट नहीं मिला, कोई भी केस नहीं दर्ज हुआ। इस कारण से वेलीज को अब मलेरिया में जो है मुक्त घोषित कर दिया गया है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 20 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। एक नया जो है पहल है आपकी डब्ल्यूएचओ की, अंतरराष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क, इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक खतरे से लोगों की रक्षा करना। फिर से एक बार ध्यान समझिएगा, रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक खतरों से लोगों की रक्षा करना। ठीक है, तो एक नया जो है पहल आपका है, अंतरराष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया गया है जिसमें रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से जो भी संक्रामक खतरे हैं उससे लोगों को बचाना ये काम करेगा। देखिए, एक हमारा जलपोत था जिसका नाम था आईएनएस कृपाण, अभी हमने उसको वियतनाम को दे दिया। 32 साल तक भारत के पास था, अभी हमने उसको गिफ्ट कर दिया है वियतनाम को। तो आईएनएस कृपाण को वियतनाम को हमने सुपुर्द किया है। हमने बहुत सारे देशों को, लगभग 39 ऐसे हमने अपने युद्धपोत जो है गिफ्ट किए हैं, उपहार स्वरूप दिए अपने पड़ोसी देशों को। तो अभी आईएनएस कृपाण वियतनाम को 17 से 19 जून 2023 के बीच में दिया गया है। इसी बीच में आपको पता है एक अभी चक्रवात आया था, चक्रवात बिपरजॉय, आप सभी जानते हैं। 15 जून 2023 को चक्रवात ये गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र है, वहां पर जाकर के टकराया था, वहां पे लैंडफॉल किया था। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था, चक्रवात का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शनि, जो आपका है शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए वर्तमान में, टोटल 146 उपग्रह हो गए इसके पास। कितने हो गए, 146 उपग्रह हो गए। ठीक है, और इसके बाद बृहस्पति के पास है दूसरे नंबर पे, बृहस्पति के पास 95 उपग्रह। कितने हैं, 95 उपग्रह है बृहस्पति के पास टोटल। ठीक है, कितने उपग्रह हैं, 95 उपग्रह बृहस्पति के पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लूना 25 मिशन। तो रूसी चंद्र लैंडर मिशन के तौर पे आप इसको जानते हैं, लूना 25 को रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। और इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस के द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। 20 अगस्त 2023 को लूना 25 का संपर्क नियंत्रण जो है रशियन एजेंसी से टूट गया था और ये चंद्रमा की तरह जो है ये चंद्रमा की सतह से टकरा करके नष्ट हो गया। तो लूना 25 मिशन रूस के द्वारा भेजा गया था और ये जो है आपका 11 अगस्त को भेजा गया था। 21 अगस्त की इसकी लैंडिंग थी, लेकिन 20 अगस्त को ही इसका संपर्क खत्म हो गया।
तो रोसकॉसमॉस के द्वारा जानकारी दी गई। तो एक आपका ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। अगला चलते हैं, हमारा चंद्रयान 3 अभी गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 भेजा गया, प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था चंद्रमा की संरचना को समझना तथा जो है चंद्रमा में जीवन की खोज से साक्ष्यों को पता करना या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करना, ऐसे करके कई सारे उद्देश्यों से गया था। चंद्रमा में जो है जीवन की खोज को लेकर के भी है ये, ठीक है, चंद्रमा की संरचना को समझना, ठीक है। अब इसके लिए एक रॉकेट प्रयोग किया गया जिसका नाम है LBM-3M4, ठीक है, LBM-3M4 ये रॉकेट पूछा जा सकता है। LBM-3M4 रॉकेट का यूज किया गया और 14 जुलाई को भेजा गया। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को इसको प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। और ये जो है दक्षिणी ध्रुव में मैजिनस यू क्रेटर है, उसके पास जाकर के पहुंचा, ठीक है। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। उसका भारत सरकार ने नाम रख दिया शिव शक्ति पॉइंट। तो दक्षिणी ध्रुव के पास ये मैजिनस यू क्रेटर के पास पहुंचा। 40 दिन की यात्रा इसकी रही। 23 अगस्त को 6:04 को शाम को ये इसने सॉफ्ट लैंडिंग की, ठीक है। 6:04 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की और इसमें इसरो के अध्यक्ष जो एस सोमनाथ थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना, उन्हीं की अध्यक्षता में था ये। और दूसरा पी बीर मुथुवेल, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। पी बीर मुथुवेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इसके, और मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार, ठीक है। ये जो है इन लोगों ने पूरी तरीके से इसको लीड किया इस प्रोग्राम को और ये सफल रहा आपका। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर विक्रम लैंडर था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है लैंडर को पहुंचाता है, वहां तक लेकर के जाता है, और लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करता है, फिर उससे एक रोवर है प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। और जिस जगह पर आपका जो है लैंडर विक्रम लैंडर हमारा पहुंचा है, उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। भारत प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना है उसको। और चंद्रयान 3 भी जब आपका, चंद्रयान 2 इससे पहले गया था, चंद्रयान 2 जिस जगह पे उतर रहा था उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया, लेकिन वो अंतिम समय पे कनेक्शन उसका हमारा खत्म हो गया था। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पे भी अब इसको मनाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पे भी इसको घोषित किया गया कि ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को, ठीक है। इससे पहले 2 चंद्र मिशन गए थे। चंद्रयान 1 आपका 2008 में गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। PSLV एक्सेल द्वारा, PSLV एक्सेल मतलब जो आपका PSLV 15 के द्वारा जो है लॉन्च हुआ था, आपका PSLV एक्सेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो है आपका 2 जुलाई को गया था 2019 में। GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान। GSLV मार्क 3 के द्वारा आपका चंद्रयान गया था, ठीक है। तो चंद्रयान मिशन आपका ये 3 टोटल हुए, तीसरा सफल रहा पूरी तरीके से। आदित्य L1 की बात करें तो अभी एक नया मिशन गया है, सूर्य के लिए गया, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन हमने भेजा है। इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया है और 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है ये आपका जो है स्थापित रहेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो आपकी है उसी प्रभा मंडल पे बीच में स्थापित किया जाएगा। ऑर्बिटर को जो है L1, L2, L3, L4, L5 के नाम पे जो ऑर्बिटर है वहां पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म्स यूज किया जाता है आपका, जिसको हम लैंग्रेज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो लैंग्रेज पॉइंट जो है एक इटली के खगोल वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ही इनकी खोज की गई थी, इन 5 बिंदुओं की खोज की गई थी, L1, L2, L3, L4, L5। तो इसी पर जो है आपका आदित्य L1 मिशन पहुंचेगा, ठीक है। L1 का मतलब ही लैंग्रेज पॉइंट से मतलब है इसका आपका, ठीक है। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं आपका, और ये आपका PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। जो चंद्रयान गया था LBM-3 के द्वारा गया था, LBM-3M4 के द्वारा, ठीक है। और ये आपका जो है PSLV C57 के द्वारा गया है आदित्य L1 मिशन, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत सिंपल सा है ये मामला, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगला मिशन गया है आपका DSSAR मिशन। ये 30 जुलाई 2023 को गया है, PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया गया था। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 के द्वारा, इसने सिंगापुर के 7 उपग्रह लेकर के गया है ये, ठीक है। सिंगापुर के 7 उपग्रह लेकर के गया है। इसके बाद जो है आपका अगला मिशन जो था नाविक श्रृंखला का एक उपग्रह लेकर के GSLV F12 गया था, NVS-01, ये मई 2023 में मिशन गया था आपका। तो GSLV F12 के द्वारा नाविक श्रृंखला के उपग्रह को इसमें स्टैब्लिश किया गया था आपका, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका एक जो है TeleOS-02 आपका था, ये PSLV C55 से, इससे भी सिंगापुर के उपग्रहों को हमने लॉन्च किया था। OneWeb India 2, ये जो है OneWeb India
2 मार्च 2023 को LBM 3M3 के द्वारा 36 उपग्रहों को उसकी, देखिए LBM 3 जो आपका लॉन्च व्हीकल है LBM 3, इसके द्वारा ही चंद्रयान गया, इसका M4 था, ये चौथी उड़ान थी इसकी, और LBM 3M3 के द्वारा 36 उपग्रहों को उसके कक्षाओं में स्थापित किया गया था। तो ऐसे करके कई सारी जो है आपके मिशन हुए हैं अभी तक, ठीक है, कई सारे मिशन आपके, अभी कई सारे आगामी मिशन हैं। आगामी मिशन कौन कौन से हैं? एक मिशन है गगनयान। गगनयान मिशन आपका मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान की जाएगी इसमें, ठीक है, मानव रहित अंतरिक्ष यान की उड़ान परीक्षण किया जाएगा। तो एक अंतरिक्ष यान भारत में भेजना है, वो मानव रहित रहेगा आपका। इसके बाद फिर अगेन गगनयान 2 आएगा आपका, ठीक है। गगनयान 1 में तो मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, गगनयान 2 में मानव सहित रहेगा, इसमें जो है मानव भी भेजा जाएगा आपका, ठीक है, गगनयान 2 में। और इसको जो है प्रयास किया जाएगा कि इसमें मानव भी भेजा जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है शुक्रयान भी आपका जाना है, ठीक है, शुक्रयान भी जाना है। जो मानव सहित होगा उसको निसार नाम दिया गया है, निसार जो आपका अगला मिशन रहेगा, निसार। इसके बाद शुक्रयान आपका 1 दिसंबर 2024 को शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए जाएगा। और इसके बाद फिर चंद्रमा में मानव भी भेजने की तैयारी चल रही है कि चंद्रमा में भी मानव भेजा जाएगा। इसके बाद मंगलयान 2 मिशन भी आपका ये 2024 में भेजा जाएगा मंगल के अध्ययन के लिए, जिसमें आर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये सारा कुछ भेजा जाएगा इसमें, ठीक है। तो मंगलयान भी आपका आने वाले समय पे तो कुछ प्रमुख मिशन है, गगनयान, मंगलयान, शुक्रयान, ठीक है। निसार आपका जो है मानव सहित रहेगा, और चंद्रमा की धरती पे मानव को भी भेजने को लेकर के प्रयास कर रहा है इसरो, ठीक है। तो कुछ प्रमुख मिशन है आपके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटरों को लेकर के भी प्रश्न आते हैं कि सुपर, विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर क्या है। तो अभी 21 से 25 मई 2023 को हैम्बर्ग जर्मनी में एक आपकी कॉन्फ्रेंस थी, आपकी हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई, जिसमें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निकला अमेरिका का फ्रंटियर। नंबर 1 में अमेरिका का है फ्रंटियर, और इसके बाद फुगाकू है जापान का, और इसके बाद लूमी है आपका फिनलैंड का। ये टॉप 3 आपके सुपर कंप्यूटर हैं। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत। विश्व का सबसे तेज यूएसए का है फ्रंटियर, फिर फुगाकू है, फिर लूमी है। इसके बाद भारत के द्वारा 6G अलायंस एक बनाया गया है। 5G टेक्नोलॉजी अभी हमने प्रयोग की है और लॉन्च किया है भारत में, अब उसका प्रयोग भी चालू हो गया है। अब हम मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 6G अलायंस भी हमने डेवलप किया है कि 2030 तक भारत में 6G आ जाए, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा एक 6G अलायंस आपका बनाया गया, इसकी घोषणा की गई है। यह एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, शिक्षाविद और जो है कई सारे संगठन इसमें शामिल होंगे। तो भारत 6G विजन जो है दस्तावेज जो है जारी किया गया है, जिसके तहत 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी को डिजाइन किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा और उसको जो है सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो 2030 तक ये टारगेट आपका बनाया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो आपका है, अगला है आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, ठीक है। और इसमें जो है पब्लिक अफेयर सेंटर बंगलुरु के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, हरियाणा को नंबर 1 मिला है, छोटे राज्य में सिक्किम को मिला है आपका, ठीक है, और बिहार का 15वां स्थान है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2023 आपकी, ठीक है। तो बंगलुरु में आपका पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। G20 हमने डिस्कस किया, राष्ट्रीय जितने भी प्रमुख थे आपके, और यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट थी, सूचकांक थी, चंद्रयान मिशन थे आपके, आदित्य मिशन थे, जितने इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस किए गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाला मास्टर वीडियो 2 जरूर देख लें, मिनिमम 2 देख के जाएंगे तो आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात तय है। सारा कुछ कवर हो जाएगा। ये अद्यतन है आपका 25 सितंबर तक। अब इसके बाद अगला अंक फिर आएगा। आप इस सेशन को सभी तक पहुंचाइए, सभी तक साझा करिए, ठीक है। और सुबह प्रातः 5:30 बजे वाले करंट अफेयर्स के लाइव सेशन से जरूर जुड़िए, जो कि एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर रेगुलर होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार 2 बार इसको रिवाइज करिए, निश्चित तौर पे आपको सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारे डेटा दिमाग में आ जाएंगे। यदि किसी तथ्य में आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार गूगल भी करके देख लीजिएगा। मेरी कोशिश यही रही है कि ये सारे के सारे प्रामाणिक रहे, और ठीक है,
लेकिन कई बार क्या होता है बोलने में स्लिप हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे तरफ से बहुत अच्छे से मैंने पूरा कवर कराया है। तो चलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जल्दी जो है मैं आप सभी के लिए अब अच्छा प्रयास करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए करंट अफेयर्स को लेकर अंक ऐसे ही लाते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।